उनके मित्रों ने, उनके विद्यार्थियों ने, सबने मिलकर ये संस्थान खड़ा किया। और जैसा कि गरेवाल साहब की विचारधारा थी, प्रगतिशील मूल्यों, विचारों, बौद्धिक विमर्शों, सामाजिक न्याय की अवधारणा, लोकतांत्रिक पद्धतियों, कमज़ोर वर्गों के लिए, ख़ास तौर पे दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने, और साझी संस्कृति के पहलुओं के लिए, कला और साहित्य के विकास के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए, मानवीय अधिकारों के लिए, मानव की गरिमा के लिए, स्त्री के अधिकारों के लिए उन्होंने जिस तरह से उन्होंने काम किए, वही विचार हमारे संस्थान के उद्देश्य हैं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हमने उनकी स्मृति में बहुत सारे कार्यक्रम हम हर साल करवाते रहते हैं और पूरी वार्षिक हम एक उनका स्मृति व्याख्यान करवाते हैं। हर साल एक व्याख्यान होता है। अभी तक हम लगभग 1 दर्जन व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान करवा चुके हैं। मैं आपसे बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर कुरुक्षेत्र में गरेवाल स्मृति व्याख्यान के लिए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रणधीर सिंह, बहुत बड़े विद्वान मार्क्सवादी आलोचक रहे हैं, डॉक्टर नामवर सिंह, बद्री रैना जी, पंकज विष्ट जी, देवेंद्र शर्मा जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, सुहास गताड़े जी जो कि बहुत बड़े दलित चिंतक हैं, प्रोफेसर टुटेजा जी, प्रोफेसर कृष्ण कुमार एनसीईआरटी के जो पूर्व निर्देशक रहे हैं, और प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी जो हमारे संस्थान की कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं और एमडीयू में डीन एकेडमिक्स अफेयर और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने भी। और पिछले साल कोरोना पीरियड में हमने ऑनलाइन एक बहुत बड़ा व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान किया था प्रोफेसर टीआर गुंडू जी का। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जगदीश्वर चतुर्वेदी जी पधारे हैं। संस्थान के सचिव होने के नाते संस्थान की ओर से, आप सभी की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन मैं अपने संस्थान की ओर से और आप सभी की ओर से डॉक्टर महावीर जागलान जी से निवेदन करूंगा कि वो आज हमारे मुख्य वक्ता का परिचय करवाएं, उनका स्वागत करें और उनको इस स्मृति व्याख्यान के लिए आमंत्रित करें। मेरा निवेदन है डॉक्टर जागलान जी से। थैंक यू डॉक्टर गासो। डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी मेरे लिए तो एक ऐसे नाम हैं जो मैं उनको कई दशकों से जानता हूं पर्सनली, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी के जो लेखक हैं या चिंतक हैं या इन जनरल जो वो लिखते हैं या जिस तरह से वो लिखते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में हमसे उनका किसी न किसी तरह से परिचय रहा होगा। और इस लेक्चर के लिए उनका आमंत्रण एक ऐसा संयोग है कि वो गरेवाल साहब को पर्सनली तौर पे जानते रहे हैं और उनका हरियाणा की संस्कृति से, हरियाणा के लोगों से और यहाँ से लगाव रहा है। कुछ दिनों तक इन्होंने हरियाणा में भी काम किया है। डॉक्टर जगदीश्वर चतुर्वेदी एक चिंतक, एक लेखक और एक आलोचक के रूप में अपनी इस देश में विशिष्ट पहचान रखते हैं। उनका जन्म मथुरा में हुआ 1957 में और आरंभ से ही उन्होंने संस्कृत भाषा में जो है वो शिक्षा ग्रहण की। प्रथम क्लास से लेके आचार्य तक उन्होंने जो सिद्धांत ज्योतिष्य में की थी वो उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये जेएनयू में आए और जहाँ हमारी इनसे जो है मुलाकात हुई और इनकी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप कह सकते हैं एज ए स्कॉलर, एज ए चिंतक जो हुआ है वो वहाँ से शुरू होते हैं। और इन्होंने जेएनयू में एमए की डिग्री हासिल की हिंदी में 1981 में, एमफिल इन्होंने 1983 में की और पीएचडी 1986 में। इनकी व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो रहा है वो है इनकी लीडरशिप क्वालिटी, और जिसके चलते 1984-85 में ये जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के एक आध महीने बाद ही एक बहुत बड़ी आफत जो दिल्ली में आन पड़ी थी 1984 में, जो दंगे जो 1984 के जो हुए,
अब उस दंगों में आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि जेएनयू के विद्यार्थियों ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था, और वो रोल ये था कि जेएनयू के आसपास या साउथ दिल्ली से बहुत सारे जो सिख थे उनको घरों से निकाला। और एक तो मुझे याद है हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल था बसंत विहार में, वहाँ से वहाँ के शिक्षकों को निकाला और उनको लेके हम जेएनयू में आए। और वो सारी की सारी जो लीडरशिप जो थी वो देने वाले डॉक्टर चतुर्वेदी थे। ये उस टाइम अध्यक्ष थे जेएनयू छात्र संघ के, और जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष होने के नाते ये उसके फोरफ्रंट पे थे। इन्होंने टीचर्स के साथ मिलके उनके रहने का प्रबंध किया, टीचर्स के घरों में रहने के बहुत सारे परिवार जो थे उनको रखे। इसके अलावा हॉस्टलों के जो हमारे जो कॉमन रूम्स थे उसमें कई सारे परिवार रखे। और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो है मुझे याद है अच्छी तरह से जेएनयू में 2 बसें होती थी। उन 2 बसों में हमारा काम ये था कि एक बस से हम राहत सामग्री इकट्ठी करते थे, क्योंकि तुरंत राहत पहुंचाना जो पीड़ित थे 1984 के दंगों के, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिसेटलमेंट कॉलोनीज़ के थे और वो गरीब लोग थे, और उन तक जो है सबसे पहले राहत पहुंचाने वाला जो काम जो करने वाला जो संस्था थी वो जेएनयूएसयू थी। और जेएनयूएसयू के जो प्रधान थे वो डॉक्टर चतुर्वेदी थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक मानवीय जो मूल्य जो एक आदमी के अंदर होते हैं वही इन सारी चीज़ों में से झलकते हैं, और उन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ इन्होंने उसको लीडरशिप दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्सनल तौर पे मैं जानता हूँ कि इन्होंने जो विश्वविद्यालय के जो शिक्षक जो छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में की। 1989 में इन्होंने हिंदी विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति हुई। उसके बाद 1994 में ये रीडर बने और 2001 में ये वहाँ पे प्रोफेसर बने। 3 बार विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं, और 2016 में ये वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। साहित्य आलोचना और मीडिया इनका विशेष अध्ययन का जो है केंद्र रहा है, और इनको मैं कहता हूँ कि ये जिसको हम कहते हैं कि ही वॉज ए वोरेशियस राइटर। उन्होंने 70 के आसपास किताबें लिखी हैं। इसके अलावा 100 के आसपास इन्होंने आलेख लिखे हैं। और ही वॉज नॉट ओनली वोरेशियस राइटर, ही वॉज आल्सो ए वोरेशियस रीडर आल्सो एज वेल एज स्पीकर आल्सो। जो तीसरी पहचान है वो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। मैं अनुरोध करूँगा प्रोफेसर चतुर्वेदी से कि आएँ और ये वार्षिक हमारा जो व्याख्यान है ग्रेवाल साहब की स्मृति में उसे दें। डॉक्टर चतुर्वेदी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उपस्थित मित्रों, पहला तो ये कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं इसमें ग्रेवाल साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये मैं तो इसलिए नहीं कि आपने यहाँ बुलाया इसलिए बोल रहा हूं। मैं छात्र जीवन से ग्रेवाल साहब को जानता था, लेकिन मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करने है मुझे मालूम नहीं था। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्या सीखा हमने। तो मैं जनवादी लेखक संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, तो मैं ग्रेवाल साहब के पास गया कि मैं कलकत्ता के किसी व्यक्ति को जानता नहीं हूं, तो मेरा किसी से परिचय करा दीजिए आप। तो मेरे साथ तत्काल गए। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी घंटे भर रुक जाओ, आधा घंटा रुक जाओ, तत्काल गए। उन्होंने 2 लोगों से मेरा परिचय कराया।
परिचय कराया तो पता चला कि जो मैंने सुन रखा था, लेकिन मैं कंफर्म, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक जगह निकली थी जिसके 2 दिन बाकी थे अप्लाई करने के। मैं फ्लाइट से कलकत्ता गया, मैंने एप्लीकेशन डाली और मैं लौटा। मैंने फिर ग्रेवाल साहब से कहा कि मैं अप्लाई तो कराया। बोले अच्छा किया। अब बाई चांस की बात थी कि नौकरी मिल गई, और कलकत्ते में मैं किसी को नहीं जानता था, सिर्फ ग्रेवाल साहब ने जिन लोगों को बताया, 2 लोगों से मेरा परिचय कराया, उन दोनों से मेरी दोस्ती पूरी लाइफ बनी रही। मैंने पींग में अखबार में काम भी किया, तब मैं करीब 10-11 महीने रोहतक में रहा, और डॉक्टर साहब साक्षी हैं, मैं तो हरियाणा का थोड़ा सा तो कर्ज मेरे ऊपर है, ये मैं बहुत ही ईमानदारी से मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरी पहली नौकरी हरियाणा में लगी। और रही ग्रेवाल साहब की, तो मैं ग्रेवाल साहब को जानता था तब से, जबकि उन्होंने पहला लेख मैंने उनका पढ़ा था, नामवर सिंह की एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी, कविता के नए प्रतिमान। उस कविता के नए प्रतिमान की आलोचना करते हुए उन्होंने उत्तरार्ध में एक लेख लिखा। तब मैं ग्रेवाल साहब से मिला नहीं था, वो पत्रिका मथुरा से छपती थी, हम लोग वॉलंटियर की तरह उस पत्रिका में काम करते थे। तो जब वो लेख पहली बार पढ़ा तो एकदम जिसे कहें कि मैं लट्टू हो गया। वो पहला लेख था जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और ग्रेवाल साहब के सिर्फ चंद पन्ने के लेख ने उस किताब की धुर्रियां उड़ा दी। हिंदी की आलोचना में किसी ने इस बात को नोटिस नहीं लिया, लेकिन लेखक के बिल्कुल सीने में तीर की तरह लगी वो बात। और नामवर सिंह को इसका जवाब देना पड़ा, लेकिन जवाब नहीं था वो। तो जो चीज सीखी, और थोड़ा सा क्राइसिस अपने बीच में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि हमने अपने जो आइडियोलॉजिकल एनिमी है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया ठीक से। अगर हमने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया होता और ठीक से उसके मजबूत किले पर हमले किए होते तो हिंदुस्तान का परिदृश्य दूसरा होता। और इसके लिए हम सब लोग दायी हैं, कोई एक दायी नहीं है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्रेवाल साहब के लिए सबसे बड़ी हमारी तरफ से क्या श्रद्धांजलि हो सकती है और क्या ऐसी मेमोरी हो सकती है जिसे हम शेयर करना चाहते हो, तो यह कि जब भी बात हो और साहित्य और आलोचना की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, तो आइडियोलॉजिकली सबसे मजबूत मसलों पर बात हो। हम लोग कर क्या रहे? हम लोग दैनंदिन इश्यूज पर उलझे हुए हैं। दैनंदिन इश्यूज पर आप उलझ के, दैनंदिन इश्यूज पर आप लोगों को शिक्षित करके आप आइडियोलॉजिकली अपने अपोनेंट को नहीं पछाड़ सकते। लोकतंत्र की धुरी, ये जो आपने विषय रखा है ना आज, भारत की वर्तमान चुनौतियां, भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने तरीके से आज नए सिरे से बार बार डेमोक्रेसी को पुनर्परिभाषित करें। हमने ये मान लिया था कि 47 में जो डेमोक्रेसी के बारे में लिखा गया वो ठीक था। हमने ये मान लिया कि 77 के बाद जो डेमोक्रेसी के बारे में लिखा गया वो ठीक था। जी नहीं, मॉडर्निज्म की और मॉडर्न पीरियड की जो ब्यूटी है वो क्या है? हम लोग आधुनिक लोग हैं, आधुनिक समाज में रहते हैं। उसकी ब्यूटी है कि आप हर चीज को, हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर एक्शन को बार बार रीडिफाइन करें और पुनः अर्जित करें। संविधान बन गया, वोट डल गए, पार्लियामेंट चुन गई, लोकतंत्र आ गया? नहीं, कोई सी जाति नहीं है।
अर्जित करनी पड़ती है। मुश्किल यहां है कि हमने अर्जित करने के भाव को त्याग दिया और यही सारी समस्याओं की जड़ है। अगर आपको आधुनिक बनना है तो आपको आधुनिक मूल्य अर्जित करने पड़ेंगे। वस्त्र पहनने से, ये डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज नहीं है कि खूंटी पे टंगी हुई शर्ट है या कोट है जिसे हमने उतारे और पहन लें और हम बढ़िया लगने लगे। जी नहीं, आधुनिक मूल्य और लोकतंत्र, ये दोनों चीजें बार बार परिभाषित की जानी चाहिए। यहां तक कि आपके अपने निजी रिश्ते। महावीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्या करूंगा इसका, अचार डालूंगा। मुझे बार बार परिभाषित करना पड़ेगा कि महावीर आखिर आज कहां खड़ा है। अगर मैं महावीर को पाना चाहता हूं तो हमने ये किया कि नहीं, हमसे 30 साल पुरानी दोस्ती है और वो तो ठीक ही होगा। और आज मालूम पड़ा कि जिससे 30 साल पुरानी दोस्ती थी वो तो अपोनेंट के कैंप में जा चुका है। जो 30 साल पहले सेकुलरिज्म की कतारों में थे, आज वे सांप्रदायिक कतारों में खड़े हुए हैं। क्यों? हिंदी में एक कहावत है, पाठ भूला क्यों? क्योंकि फेरा नहीं। घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि फेरा नहीं। आपने लोकतंत्र के पाठ को दोहराना, पुनः अर्जित करना बंद कर दिया और यही सारी जगह है जहां पर के नरेंद्र मोदी जैसे नायक पैदा होते हैं, बार बार पैदा होंगे। क्योंकि आप डेमोक्रेसी को टेकिंग फॉर ग्रांटेड की चीज नहीं है। सो पहली चीज कि क्या हम लोकतंत्र को अर्जित करना चाहते हैं या ये मान लिया है कि हमें विरासत में मिल गया है और ये तो अब हमारे बाप खानदान की जो है पुश्तैनी जागीर है और ये हमें इसमें तो अपना हिस्सा मिलता ही रहेगा। जी नहीं, ये हम लोग दिमाग से निकालते हैं। लोकतंत्र को आप अगर अर्न नहीं करते तो आप लोकतंत्र में सस्टेन नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा अपनी आइडियोलॉजी को अर्जित किया है और आज वो दहाड़ के बोल रहे हैं आपके सामने। उन्होंने रीडिफाइन किया, बार बार अपने को रीडिफाइन किया और आज वो आगे निकल गए। आपने अपने को परिभाषित करने की कोशिश ही नहीं की, दोबारा नए सिरे से देखने की कोशिश ही नहीं की। और आपसे जब मैं कह रहा हूं तो मेरा इशारा उन लोगों की तरफ है जो लोकतंत्र की कतारों में खड़े हुए हैं। क्योंकि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? लोकतंत्र के लिए खतरा कहीं बाहर से नहीं है, लोकतंत्र से ही खतरा पैदा हुआ है। ये इलेक्टेड जो गवर्नमेंट आई है जिसकी वजह से चारों तरफ त्राहिमाम कर रहे हैं लोग, ये लोकतंत्र के जरिए आई है। तो लोकतंत्र को अगर आप परिभाषित नहीं करेंगे और बार बार अर्जित करने की कोशिश नहीं करेंगे तो लोकतंत्र आपके सामने एकदम, जिसे कहें कि वही खूंटी पर टंगे हुए कोट की तरह होगा, वस्त्र की तरह होगा। लोकतंत्र खूंटी पर टंगे हुए वस्त्र की तरह नहीं है। एक और चीज है जो कि कौन सी चीज है जो लोकतंत्र को ज्यादा ताकतवर बनाती है? आपका वोट, वो तो ऊपर है, आप वोट देते हैं तो लोकतंत्र ताकतवर होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र ताकतवर नहीं हुआ, लोकतंत्र कमजोर हुआ। डेमोक्रेसी को ताकतवर बनाने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है विवेक। अगर देश में कॉन्स्टेंटली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कॉन्स्टेंटली फैक्ट्रियां बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, तो आप तय मानिए लोकतंत्र क्षत विक्षत होगा। किस पर जोर है? सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद, सारी पॉलिसियों के बावजूद केंद्र सरकार का किस पर जोर है? ज्यादा से ज्यादा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि जितना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फासिज्म के या डिक्टेटरशिप की उतनी ही संभावनाएं प्रबल होंगी। सेकंड चीज जिसे हम लोग कहते हैं रैशनली सोचना, रैशनली देखना, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं विवेक। लोकतंत्र के ये दो बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं। आप जरा पत्रिकाएं उठाइए अपनी, आप जरा अपने पार्टीज के ऑर्गन्स उठाइए
और आप सिर्फ एक सरसरी तौर पर सर्वे कीजिए कि साल में कितने आर्टिकल रैशनैलिटी पर छपते हैं। तरस जाएंगे हिंदी में पढ़ने के लिए, तरस जाएंगे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए। जो भीड़ लगी हुई है अभी चारों लोग, सब लोग उधर ही भाग रहे हैं पागल की तरह। क्यों? क्योंकि आपने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। आपने समझा किस बात को? लोकतंत्र का मतलब है वोट, इलेक्टेड गवर्नमेंट। लोकतंत्र का मतलब है डिसेंट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो है पंचायतें हैं, विधानसभा है, नीचे अधिकार दे रहे हैं, वो पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद में डिक्टेटरशिप दे रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सिर्फ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से, सॉरी, ये डिसेंट्रलाइजेशन से लोकतंत्र आप अर्जित नहीं कर सकते। ये एक मिथ रहा है। लोकतंत्र का पिलर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने लगातार ये चीज देखी। आप देखिए, एक जमाना था कि इसी हिंदी भाषी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल टाउन सेलेक्ट की गई। कानपुर है, फरीदाबाद है, यमुनानगर, लाइक दैट, और पूरा एक चेन डेवलप की गई। आज कहां है वो? फरीदाबाद दिखाई देगा आपको? सारा वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बदल चुका है। इंडस्ट्रियल टाउन की टाउन पूरी की पूरी गायब हो चुकी है, बॉम्बे से लेके कानपुर तक, कानपुर से लेके फरीदाबाद तक। लोकतंत्र रहेगा या लोकतंत्र विरोधी ताकतें रहेंगी? डेमोक्रेसी पर बात करते समय यह विषय केंद्र में आने चाहिए कि डेमोक्रेसी को अर्जित करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एसेंशियल चीज है। पहली चीज। अब हो यह रहा है कि किसी ना किसी तरह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। रोज कोई ना कोई बहाना तलाश लिया जाता है और उसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कंपलसरी है। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं रैशनैलिटी। ये जो शिक्षित मध्य वर्ग है, ये जो सामान्य लोग हैं, इन सामान्य लोगों को और शिक्षित मध्य वर्ग को हमने विवेक के आधार पर न संगठित किया और न शिक्षित किया है, न बहस चलाई है। जैसा मैंने परिचय बताया, मैंने तो 13 साल ज्योतिष पढ़ी है और मैं अच्छा ज्योतिषी भी हूं, ऐसा कोई दो राय नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, जो जहीन लोग हैं, बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो भी इस दौर में हिम्मत हार चुके हैं और बार बार कहते हैं कि एक बार कुंडली देख दो हमारी। मैं क्या करूंगा? मैं कुंडली देखता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरी चिंता यह होती है कि मैं इस आदमी को लूज नहीं करना चाहता। अगर ये आदमी मेरे पास रहेगा तो मैं बाद में इसे समझा लूंगा। विवेक को अर्जित करने के लिए ये जरूरी है कि आदमी से आपकी कनेक्टिविटी हो, वो जैसे भी हो, चाय पी के हो, खड़े होके हो, उसके घर जाके हो, उसके शादी ब्याह में शिरकत करके हो, लेकिन उसके साथ में आपकी कनेक्टिविटी हो। बिना जुड़े आप डायलॉग किससे करेंगे? विवेक के लिए, संवाद के लिए एक से अधिक का होना जरूरी है। और ये चीज हम अपने संयोग से टेलीविजन आने के बाद में हम तेजी से भूलते चले गए और लगातार एलिनेशन के शिकार हुए। पहले टेलीविजन आया, उसने हमें घर में बांधा, फिर उसके बाद में अब इंटरनेट आया, सोशल मीडिया आया और उसने हमें कंप्लीट आइसोलेटेड कर दिया और हम मस्त हैं। मैं बहुत रहता हूँ इंटरनेट पर, मैं बहुत लिखता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जब बोर होता हूँ तभी जाता हूँ इंटरनेट पर। तो लोगों को लगता है यार ये सबसे ज़्यादा रहता है और सबसे ज़्यादा बोर होता है। अब उन्हें मालूम नहीं है कि मुझे शिक्षित भी करना होता है, कि मैं मास्टर हूँ ना, तो मेरी आदत है। एक नागरिक के नाते मेरे लिए कोई चीज अनटचेबल नहीं है, कोई मीडियम अनटचेबल नहीं है।
मेरे अंदर किसी मीडियम को लेकर विद्वेष नहीं है। जब तक आप ये स्पिरिट नहीं पैदा करेंगे अपने अंदर और उस मीडियम पर आप मास्टरी हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, हुआ ये है जो कि सबसे खतरनाक काम हुआ है हम लोगों के बीच में। हम सबके पास मोबाइल है अभी। मैं नॉर्मली जब मेरे पास कोई आदमी होता है तो मैं कभी मोबाइल छूता नहीं हूं, मैं छूता ही नहीं। कोई बात कर रहा होता है तब भी मैं काट देता हूं, अगर फोन आता है तो मैं काट देता हूं, यहां तक कि मेरी पत्नी का भी फोन काट देता हूं, मैं बात कर रहा हूं। मोबाइल किस लिए है? पहले यह था कि मोबाइल हमारे सेवा के लिए था। अब स्थिति यह है कि हम अब मोबाइल की सेवा कर रहे हैं। पहले मोबाइल को हम संचालित करते थे, अब मोबाइल हमको संचालित कर रहा है। उसका परिणाम यह निकला है कि हमने सिर्फ बोलना शुरू कर दिया और सुनना बंद कर दिया। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसे कि हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, इस पर हमने बात नहीं की आपस में। मोबाइल की कल्चर आपको सुनने नहीं देती, आपके कान छीन लेती है। मैं डायलॉग किससे करूंगा? डायलॉग तो तब करूंगा ना जब वो मिलेगा मुझे। डायलॉग तो तब करूंगा जब उसके पास खाली टाइम होगा। किसके पास खाली टाइम है? मेरे पास खाली टाइम है, बहुत खाली। मैं तो कहता हूं बेरोजगार प्रोफेसर हूं, बहुत समय मेरे पास। लोकतंत्र को बचाने के लिए या किसी भी विचारधारा की शिक्षा देने के लिए, किसी भी सांस्कृतिक मूल्य की शिक्षा देने के लिए जरूरी है, यानी अपने दोस्त के साथ भी समय काटने के लिए आपके पास खाली समय होगा, तभी तो आप टाइम पास करेंगे। हमने खाली समय की कीमत हम भूल गए कि खाली समय कितना जरूरी है सामाजिक विकास के लिए। मॉडर्न पीरियड के जितने भी थिंकर हुए हैं, सारे थिंकर एक ही बात समझाते रहे कि जीवन के लिए खाली समय बहुत मूल्यवान है, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा क्रिएटिव काम करते हैं आप। वो चाहे घर में झाड़ू लगाने का ही काम हो, अपने कपड़े धोने का ही काम हो, धूप में कपड़े सुखाने का ही काम हो, लेकिन वो जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप उसमें मार्क्स की कैपिटल पढ़ें या रामचरितमानस पढ़ें, आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके क्रिएटिव इंटरवेंशन के लिए खाली समय का होना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी जो दूसरी दुर्घटना हुई है वो ये कि हमारा खाली समय पहले टीवी भर रहा था और अब मोबाइल भर रहा है। हमारे पास खाली समय नहीं है। हम सब बेरोजगार हैं। सरकार कह रही है 80 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। रैली के लिए समय नहीं, जुलूस के लिए समय नहीं, गोष्ठी के लिए समय नहीं, बातचीत के लिए समय नहीं, माँ बाप को अपने बेटे से बात करने के लिए समय नहीं। कमाल, कितना बढ़िया एंगेजमेंट है। चुनौती तो बहुत सीरियस है। खाली समय और का होना और खाली समय निकालना ये बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी। आप चाहे जिस विचारधारा को मानते हो, खाली समय नहीं होगा तो आप अपना विकास नहीं कर सकते और समाज का विकास नहीं कर सकते। और हमने खाली समय किसको दे दिया? अब जिसमें एक नमूना बताता हूं आपको। जैसे जो ही हम लोग दो लोग आपस में बात करते हैं तो पहले क्या करते थे? जो ही बात करते थे तो बातचीत के बीच में, अरे तुमने वो रवीश कुमार का शो देखा? अब वो खाली समय कौन घुसाया? आपके टीवी घुसाया। कमाल है यार, ये खाली समय में ये आदमी मिलने आया था, मुझे इससे बात करनी थी, ये रवीश कुमार बीच में कहां से आ गया? खाली समय को पहले आपका टेलीविजन खाता था और आज खाली समय को आपके को इंटरनेट और मोबाइल और सोशल मीडिया खाता है। तो आप समाज बदलेंगे कैसे? आप तो जाहिल और जाहिल रहेंगे। समाज को जाहिलगिरी से मुक्त करने के लिए खाली समय को बचाना और उसका खर्च करना, ये दोनों का शऊर आना चाहिए। तो खाली समय तो हमने सौंप दिया उसको और हम यहां रो रहे हैं, मोदी बड़ा ताकतवर हो गया है।
अरे जब आप खाली होते हैं तो आप सर्च करने जाते हैं उसी का भाषण, जब खाली होते हो तो आप व्हाट्सएप में मैसेज पढ़ने जाते हैं। कमाल है। मोबाइल मैंने किस लिए लिया था? मोबाइल अपनी सेवा के लिए लिया था। अब मैं मोबाइल की सेवा कर रहा हूं कि बार बार खोल के देखता हूं। मैंने पोस्ट लगाई है फेसबुक पे, हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें क्योंकि ये ज़्यादा मूल्यवान लोग हैं मेरे सामने। वो जिसके पास में आया महावीर वो मेरे लिए ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि मैं कितने दिन बाद मिला हूँ इससे। मैं मोबाइल में देखूंगा, पूछिए इससे, मेरे मोबाइल में मैं सुबह पोस्ट लगाता हूँ। मैं ऐसा नहीं, मैं और जब खाली रहता हूँ मैं खूब पोस्ट लगाता हूँ, मैं और खाली रहता हूँ तो मैं लेक्चर भी देता हूँ उस पर। क्यों? खाली समय का उपयोग मैं टेक्नोलॉजी की सेवा के लिए नहीं करूंगा। टेक्नोलॉजी मेरा संचालन नहीं करेगी, मैं टेक्नोलॉजी का संचालन करूंगा। ये जब तक आप अपने अंदर विवेक पैदा नहीं करेंगे, आप तय मानिए आप बार बार वोट देकर हारेंगे। आप चाहे जिसको चुन लीजिए, आप किसी सेकुलर को चुन लीजिए, आप किसी क्रांतिकारी को चुन लीजिए, आप तय मानिए आप हारेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में खाली समय नहीं है। और खाली समय नहीं होगा तो आप सोचेंगे कब? आप तो व्यस्त हैं। तो लोकतंत्र के सामने खतरा है, लेकिन इस खतरे को बातचीत करने के लिए तो समय तो होना चाहिए। समय हमारे पास नहीं है, हम व्यस्त हैं। तो दूसरी चीज जिसे मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, अंडरलाइन करना चाहता हूं, ये कि लोकतंत्र के विकास के लिए खाली समय को बचाना और खाली समय को खोजना बेहद जरूरी है। थर्ड चीज, एक जो रैशनलिटी और रैशनल चीज़ों के लिए या विवेकवाद के लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती है, जिससे कि हम लोग उलझते रहे हैं, अभी भी उलझ रहे हैं, आगे भी उलझेंगे, वो दो चीज़ें हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। मैंने पिछले दिनों YouTube पर हिटलर पर 10 एपिसोड किए, बेवजह खाली था हिटलर पर। अब मैं उस चक्कर में मैं हिटलर पे जिन लोगों ने काम किया, रिसर्च किया, उसे पढ़ गया, क्योंकि मेरे लिए तो ये है कि पढ़ने, बेरोजगार प्रोफेसर हूँ, कुछ तो करूँगा। मैं आपको दिलचस्प चीज़ बता रहा हूँ जो कि मैं नहीं जानता था पहले। अच्छा, वो मैंने जो हिटलर वाले एपिसोड किए वो इसलिए किए कि आपका जो ये प्रोग्राम 1-1.5 महीना पहले होना था, वो पोस्टपोन्ड हो गया। मैंने लेक्चर तैयार कर लिया था। मैंने कहा मेरी तो मेहनत, अच्छा मेरी आदत नहीं है कि वो माल बासी रहे, तो मैंने कहा अच्छा कुछ जनता के बीच में ले जाते हैं, वो अपने पढ़ते लिखते रहेंगे, करते रहेंगे। आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। ये जो अभी इतना तेज उभार आपको दिखाई दे रहा है, और उसमें एक कॉमन फिनोमेना है डे 1 से। वो फिनोमेना क्या है? वो फिनोमेना यह है कि आप कितना अच्छा किसी भगवान को, वो राम भी हो सकते हैं, वो परशुराम भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, आप कितना आकर्षक ढंग से सेलिब्रेट करते हैं, है ना? कभी कोई भगवान का त्यौहार आया, कभी किसी भगवान का त्यौहार आया, और सरकार तत्काल 50 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ तत्काल सैंक्शन करती है। मुख्यमंत्री बिल्कुल दौड़ के जाता है, साहब सर के बल जाता है। आप किसी अच्छे काम के लिए बुलाएंगे, अच्छे काम के लिए पैसे मांगेंगे, तो वो 1000 बहाने करेंगे, और आप ये कह देंगे कि साहब कल वो राधाष्टमी है, 25 करोड़ सैंक्शन। और आप कह देंगे कि जी परसों जो है वो शिक्षक दिवस है, तो कहेंगे देखेंगे, राधा कृष्ण में माला चढ़ा देंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, आप शिक्षकों को 2 DA एक्स्ट्रा दे दीजिए, सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमें राम जी का मंदिर बनाना है, तो विदिन ए मंथ 5000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। सरकार को कहना पड़ेगा, ट्रस्ट को कहना पड़ेगा कि पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे पर्याप्त आ चुके हैं। हिटलर ने एक नया फिनोमेना शुरू किया सारी दुनिया में,
और फिनोमेना क्या था, उसने कैथोलिक चर्च को भयानक रूप से सजाया और संवारा और सेलिब्रेट किया। हिटलर जानता था अच्छी तरह से कि उसको जनता नायक नहीं मानेगी जब तक कि वो चर्च को सेलिब्रेट नहीं करेगा। जितने फासिस्ट नेता हैं, उनकी पहली ढोक क्या है, कहां है, कहां लगेगी? पहली ढोक वहां लगेगी जहां कोई भगवान खड़ा है, जहां कोई मूर्ति खड़ी है। क्योंकि नायकत्व भाव अर्जित करें, जिससे कि लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती मिली हुई है। तो नायकत्व भाव कहां से आ रहा है? नायकत्व भाव यहां से नहीं आ रहा कि आरएसएस के बाद बहुत बड़ा संगठन है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन, अरे वो पहले भी था जी। नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर। मैं फिर अंडरलाइन कर रहा हूं। मैं अभी 4 दिन पहले मैं कलकत्ता में था, मैं 4-5 दिन वहां रहा। मैं बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। वहां लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट थी 34 साल, मैं वहां रहा। आप विश्वास कीजिए कि लेफ्ट फ्रंट के लोग भी मूर्ति लगाते थे, लेकिन बहुत कम। ममता के आने के बाद में मैं करीब 7 साल वहां रहा, उसके बाद मैं इधर आ गया। तो फिर मैं गया कोरोना के बाद, अभी जस्ट लास्ट वीक लौट के आया मैं। मेरे होश उड़ गए। कोई 5 कदम के बाद में कोई जगह ऐसी नहीं जहां एक मूर्ति लगी ना हो। हर 5 कदम पर, हर चौराहे पर आदम का 2-2, 3-3 मूर्तियां। मुकाबला कर पाएंगे? हमें एक प्रेमचंद की मूर्ति लगाने के लिए, भगत सिंह की मूर्ति लगाने के लिए पिटीशन करनी पड़ती थी। लेफ्ट फ्रंट सरकार में कहना पड़ता था, उसको पैसा आने में टाइम लगता था और तब जाके वो मूर्ति लगती थी। और अभी कोई जगह नहीं है जहां की मूर्ति ही मूर्ति ना हो। भगवान की पूजा के नाम पर सेलिब्रेशन फासिस्ट नायकों को जन्म देता है, जान लीजिए आप। और इसका सबसे पहला क्लासिक एग्जाम्पल है हिटलर। और हमारे यहां आप में सब लोग ये तो जानते हैं हिटलर बहुत बर्बर था, लेकिन आप जानते हैं ज्योतिषी भी था, अंधविश्वास भी फैलाता था, अंधविश्वासों को जानता था, वो जादू करता था, टोने करता था। ये जानते हैं? नहीं, मैं ही नहीं जानता था। तो जनता में नायकत्व अर्जित करने, लोकतंत्र में जो रैशनैलिटी है, विवेक है, विवेकवाद है, उसको सबसे बड़ा खतरा किससे है? उसको जातिवाद से खतरा नहीं है, उसको मजदूरों की क्रांति से खतरा नहीं है। उसे सबसे अधिक खतरा अगर किसी चीज से है डेमोक्रेसी को, वो है अंधविश्वास। सरकार की पूरी ताकत इस पर लगी हुई, हिटलर की पूरी ताकत इस पर लगी हुई थी कि जनता में जितने ज्यादा अंधविश्वास फैलाए जाएं, उतना ही बेहतर होगा, उतना ही बड़ा मैं नायक बनूंगा। तो ये अंधविश्वास उद्योग एक तरह से बिल्कुल क्लासिक पिच पर पहुंच चुका है। और हम सब लोग एकदम असहाय देख रहे हैं। हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं कि अंधविश्वास क्यों फैल रहे हैं। हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या वोट देके बचाएंगे? लोकतंत्र वोट से नहीं बचता। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लोकतंत्र की धुरी है विवेक। अगर रैशनैलिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। तो आपको वे कोने, वे एरिया, वो दायरे आइडियोलॉजिकल आइडेंटिफाई करने होंगे जहां से कि रैशनैलिटी के लिए चुनौतियां पैदा हो रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा दायरा है अंधविश्वास का। दूसरा बड़ा दायरा है जहां से कि अंधविश्वास के साथ साथ ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा हुआ, ये मूर्ति पूजा और सिर्फ मूर्ति पूजा। और इसने आप याद कीजिए, हरियाणा में तो बहुत ही दयानंद सरस्वती का बहुत गहरा असर रहा है। दयानंद सरस्वती खुली आलोचना करते थे मूर्ति पूजा की। स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा की खुली आलोचना करते थे। स्वामी ब्रजानंद सरस्वती खुली आलोचना करते थे मूर्ति पूजा की। लेकिन हमारे यहां आज स्थिति यह हो गई है, आप छोड़ दीजिए राजा राम मोहन राय को, आप छोड़ दीजिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, आप हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं बचा सकते अगर आपने मूर्ति पूजा के खिलाफ में आइडियोलॉजिकली लिखना और पढ़ना शुरू नहीं किया तो।
हम मूर्तियां लगाएंगे, हम अंधविश्वासों के खिलाफ चुप रहेंगे और हम फिर शोक मनाएंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका विवेक खतरे में है। लोकतंत्र बच सकता है अगर आप अपने विवेक को बचा लें। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज कह रहा हूं मैं आपसे, कितनी देर नहीं, एक अन्य चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम सब लोगों में एक और चीज है जो कि बहुत गहरे बैठी हुई है, और वो आइडियोलॉजिकली उसे क्वेश्चन किया जाना चाहिए, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं पुनर्जन्म की धारणा। मैं शिक्षक क्यों बना? मेरे पुरखे या मैं पूर्व जन्म में कोई पुण्य करके आए थे, इसलिए कमाल है। मेरा पढ़ना लिखना सब गलत, श्रेय किसे मिला? पूर्व जन्म को। सामान्य लोगों की चेतना में यह चीज बार बार बिठाई जा रही है कि आज जो हो रहा है, जिनका पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास होता है, वे सवाल नहीं खड़े करते। हम लोग परेशान है ना, कितनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? क्योंकि लोगों के दिमाग को कंडीशन कर दिया गया है, उनके दिमाग को एक तरह से स्थिर कर दिया गया है, जड़ बना दिया गया है। किसने बनाया? गरीब गरीब क्यों है? क्योंकि उसने पहले जन्म में कोई पाप किए थे, इसलिए गरीब है। अमीर अमीर क्यों है? क्योंकि उसने पहले जन्म में कोई पुण्य किए थे, इसलिए अमीर है। इसलिए गरीबी पर सवाल मत खड़े करो और इसकी अमीरी पर सवाल खड़े मत करो। और यही वह जगह है जहां से कि आइडियोलॉजिकली सबसे ज्यादा रसद रूलिंग क्लास जुटाती है। वे जम के हमारे बीच में पुनर्जन्म की धारणा का प्रचार करती हैं, तरह तरह से प्रचार करती हैं। मुझे लोकतंत्र चाहिए, लेकिन मुझे पुनर्जन्म की धारणा नहीं चाहिए। मुझे लोकतंत्र चाहिए, लेकिन मुझे अंधविश्वास नहीं चाहिए। आप किसी को भी वोट दीजिए, आप किसी भी विचारधारा के साथ जाइए, लेकिन मुझे अंधविश्वास नहीं चाहिए। अपने सवाल कीजिए खाली, आपने जितने लेक्चर कराए हैं, आपने जितनी बातें की हैं, आपने जितने लेक्चर सुने हैं, क्या कभी हमने पुनर्जन्म को क्वेश्चन किया? नहीं किया। मैं जानता हूं, मैंने काम किया है आपके बीच में, मैं जानता हूं, क्योंकि हम इन सवालों से कभी कन्फ्रंट करना नहीं चाहते। आप जब तक पुनर्जन्म की धारणा को आइडियोलॉजिकली चुनौती नहीं देंगे, आप तय मान लीजिए, आप नवजागरण पैदा नहीं कर सकते। आप सोचिए, जस्ट 18 साल का लड़का हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन पैदा करता है। राजा राममोहन, 18 साल की उम्र थी, कोई उम्र होती है? बाप धक्का देके बाहर निकाल देता और वो कहता कि नहीं, मैं सती प्रथा के पक्ष में नहीं हूं। जब उसकी भाभी सती की जाती है तो वो इतना दुखी होता है और वो कहता है कि मैं इसका विरोध करूंगा। तो पिता कहता है कि तू घर से बाहर निकल। घर से बाहर निकल जाता है, लौट के नहीं आता। वह 18 साल का नौजवान हिंदुस्तान की सरकार को हिला के रख देता है। क्यों? कोई चीज तो थी, एक ही चीज थी, राजा राममोहन राय का पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास नहीं था। मुझे हिंदुस्तान चाहिए, मुझे राजा राममोहन राय वाला आधुनिक हिंदुस्तान चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे पास में वह मूल्य तो हो जिसने के राजा राममोहन राय को निर्मित किया था। खाली मूर्ति चाहिए, खाली नाम चाहिए आधुनिक भारत, वैल्यूज नहीं चाहिए। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्यों ताकत आई उस नौजवान में? मुझे ये बार बार बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है, मैं बार बार पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजा राममोहन राय की सबसे बड़ी खूबी थी जिसने कि आधुनिक भारत को निर्मित करने में बुनियाद रखी। उन्होंने सभी धर्मों की आलोचना शुरू की। कार्ल मार्क्स कहते थे कि अगर आधुनिक समाज बनाना है तो धर्म की आलोचना शुरू करनी होगी और धर्म को धर्म विज्ञान में कन्वर्ट करना होगा। हमने ये किया कि हमने धर्म की आलोचना बंद कर दी, धर्म को आलोचना से परे ले गए। हमने तो मान लिया कि सर्वधर्म संभाव है, आलोचना नहीं हो सकती है। राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे, यंग लड़का, वो प्रोफेट मोहम्मद की आलोचना करते हैं, वो ईसाई धर्म की आलोचना करते हैं, वो हिंदू धर्म की सबसे तीखी आलोचना करते हैं, तीनों धर्मों की आलोचना विकसित करते हैं। तब हिंदुस्तान में आधुनिक भारत का जन्म होता है। हम चाहते हैं हिंदुस्तान में आधुनिक भारत।
आप चाहते हैं आधुनिक मनुष्य का निर्माण करना, तो ये जरूरी है कि आपके पास में ये विवेक हो। हमें इसके लिए किसी को हर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद मंदिर पे बैठता हूं मेरे पास 3 मंदिर हैं, एक तो नहीं है, 3 मंदिर हैं, और मुझे सब लोग जानते हैं। मैं स्केप थोड़ी करता हूं, मेरी जगह है वो। मैं आपसे जिस भाषा में बोल रहा हूं, मैं इसी भाषा में बात करता हूं। मैं ऐसा नहीं मैं भाषा भूल जाता हूं, सब लोग जानते हैं। कौन सी चीज, मुझे धर्म भी चाहिए। दिमित्रोव ने कहा था, जॉर्जी दिमित्रोव ने, जिसने फासिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, बोले कि एक जमाना ऐसा आएगा कि फासिस्टों से आपको धर्म को भी बचाना होगा, और अब वो स्थिति आपके सामने धीरे धीरे आती चली जा रही है। धर्म को तो तब बचाएंगे ना जब धर्म की आलोचना विकसित करेंगे। आपको तो धर्म को जाना ही नहीं, तो आप जानेंगे नहीं तो आप बदलेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो सवाल कैसे खड़े करेंगे? नहीं, मुझे हिंदुस्तान में रहना है, मुझे जनता के बीच में जाना है। जनता में तरह तरह के धर्म के लोग होते हैं, मुझे धर्म को जानना होगा, और जानने के लिए जरूरी है कि मुझे धर्म के बारे में आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। और यह चीज शुरुआत किससे हुई? उसी से जिसने कि आधुनिक भारत की नींव रखी। एक अन्य चीज अब जिसे हम लोग बातचीत में कहते हैं ना, वो चुनौतियों की बात हो रही है, तो मैं सिर्फ उसी के संदर्भ में बोल रहा हूं। ये जो चुनौतियां किसकी हैं हमारे पास में, ये कोई अमूर्त चीज नहीं है। चुनौतियां कोई सामाजिक समुदाय, कोई जेंडर, कोई वर्ग, ये लोग हैं उस चुनौती के केंद्र में, जिनसे जुड़ी हुई हैं। हम जिस समस्याओं की बात कर रहे हैं उनके केंद्र में कोई चीजें हैं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आप किसी भी चीज को, डेमोक्रेसी हो, सेक्युलरिज्म हो, आप विमेन्स राइट हो, दलित के राइट्स हो, किसी भी चीज की बात हो। मैं किसी और का उदाहरण नहीं लूंगा, मैं रामचरितमानस का उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि सभी लोगों ने रामचरितमानस की कहानी किसी न किसी रूप में सुनी है और पढ़ी है। तुलसीदास के रामचरित, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में 2 तरह के परिवारों की चर्चा की है। एक है दशरथ का परिवार और एक है राम का परिवार। दशरथ का परिवार है जो कि 3 बीवियां हैं, राम का परिवार है जिसकी 1 बीवी है। आपने कभी सोचा राम जी के जमाने में भी कई पत्नियां रखने का अधिकार था, लेकिन राम जी की 1 ही बीवी थी। दशरथ की 47 के पहले तक हर हिंदू को 1 से अधिक पत्नी रखने का अधिकार था, संविधान आने के पहले तक। बंगाल में जब नवजागरण की लड़ाई लड़ी जा रही, तो उस नवजागरण की लड़ाई के दौरान ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में जब मुहिम चलाई, तो बाकायदा जो पिटीशन किया, उस पिटीशन में उन्होंने आइडेंटिफाई किया नाम के साथ कि किस किस ब्राह्मण के पास में 70, 80, 90, 75, 65 पत्नियां हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस देखिए, दशरथ के 3 और राम की 1। जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आपकी सहानुभूति किसके साथ होती है? दशरथ के साथ होती है, राम के साथ होती है? स्वाभाविक तौर पर हर पाठक की सहानुभूति किसके साथ होती है? राम के साथ होती है। तो राम के साथ जब जिसकी सहानुभूति है, उसको एकल परिवार के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। एकल परिवार की कल्पना कर रहा है लेखक आज से 500 साल पहले। मैं जानूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? जिस एकल परिवार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, उस एकल परिवार की पहले कल्पना, आप भक्ति आंदोलन के सारे कवि उठाइए, दक्षिण भारत के 5वीं शताब्दी से लेकर अलवार संतों से लेकर, और हिंदी भाषी क्षेत्र के उत्तर भारत के जो भक्ति आंदोलन के कवि हैं, सारे कवियों को उठाइए, सबकी 1 बीवी है, किसी की 2 बीवियां नहीं है। और यार ये संत ज्यादा अक्लमंद थे।
जिस जमाने में बहुपत्नी प्रथा जायज हो, उस जमाने में भक्ति आंदोलन के कवि किस पर जोर दे रहे हैं? तो मैं परंपराओं को जानूंगा ही नहीं तो परंपराओं की नई व्याख्या कैसे करूंगा? मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा? मुझे तो जानबूझ के खदेड़ के खड़ा कर दिया गया है कि ये तो तुलसी के शत्रु है, ये राम के शत्रु है। नहीं, हम राम को तुमसे अच्छा जानते हैं। कलाओं को, साहित्य को समझने के लिए हमारे पास में नया नजरिया बेहद जरूरी है। बिना नए नजरिए के आप इस समाज में जो लोग हैं, जो पॉपुलर समझ जिन रचनाओं से बनती है, आप उनके जरिए इंटरवेंशन नहीं कर सकते। फिर तो राम को त्याग के, रामचरितमानस को कूड़े के ढेर पर फेंक के ये बात संभव है? नहीं। तो रामचरितमानस से लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं रामचरितमानस को फेंक नहीं सकता, मैं नहीं फेंक सकता। जेएनयू में एक बार ईएमएस नंबूदिरीपाद को हमने बुलाया था भाषण देने के लिए, तो उन्होंने बड़ा सुंदर भाषण दिया, 1.5 घंटा बोले और लड़कों में से करीब 100-150 सवाल आए सर। तो मैं एक लड़के ने सवाल पूछा, मैं वो घटना जानबूझ के बता रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा कि कॉमरेड, आप कैसे मार्क्सवादी हैं? आपका केरल में मुस्लिम लीग से अलायंस है, उस समय अलायंस था, यह कैसे संभव है? आप उत्तर दीजिए। ईएमएस ने बड़ा शानदार उत्तर दिया और वो उत्तर हमारे काम का है। ईएमएस ने कहा कि मेरे हाथ 2 हैं, तो मेरे हाथ में एक में गीता है और एक में कुरान है। मेरे अगर 20 हाथ होते तो इसमें 20 ऐसी ही किताबें होती, मैं छोड़ नहीं सकता। मानव सभ्यता के इतिहास में कार्ल मार्क्स से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, बड़ी गंभीर किताबें लिखी हैं, बहुत मुश्किल होती है समझने में और मुझे सामान्य लैंग्वेज में बताना है, आप मुझे ठीक ठीक से बताइए तो आपने असल में लिखा क्या है? तो मार्क्स ने कहा कि मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, जो पहले लिखा था उसी को मैंने बताया, मैंने खाली एक चीज नई लिखी है। बोले क्या? बोले तुम बार बार पूछ लो ना मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। तो मार्क्स ने जो उत्तर दिया वो बहुत ही शानदार उत्तर था, लेकिन हम सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उस उत्तर को भूल गए। मार्क्स ने कहा था कि मार्क्सवाद का मतलब है अपने आप के खिलाफ संघर्ष। मैंने और कुछ नहीं लिखा। पिछले 2-2.5 हजार साल में मानव सभ्यता में जो भी मूल्यवान था वो हमारी धरोहर है, हम उसके वारिस हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि नहीं हम कपिल को नहीं मानते, हम पतंजलि को नहीं मानते, हम चारवाक को नहीं मानते, हम ये कह ही नहीं सकते, हम इसे नहीं। वो सारी चीजें हमारी परंपरा की हैं, वो हमारी, हम उसके वारिस हैं, हम उसे त्याग नहीं सकते। क्या जरूरी है इसके लिए? 2 तरीके हैं परंपरा के पास जाने के। एक तरीका तो यह है कि नतमस्तक होकर जाएं और बस प्रणाम करें, माला चढ़ाएं और परंपरा के वारिस बन जाएं। और दूसरा तरीका क्या है? विवेक के साथ परंपरा के पास जाएं। लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है, परंपराएं भी जरूरी हैं, लेकिन परंपराओं के पास नतमस्तक होकर जाने से हमें बचना चाहिए। हम विवेक के साथ परंपराओं में जाएं और उसके बाद देखें आपके पास में नए रास्ते खुले होंगे। एक आखिरी बात कह के मैं ये रोकूंगा, तो बातें बहुत हैं जो कि इस बीच में पैदा हुई हैं। मैं अब इधर आना चाहता हूँ। ये जो नया जो चैलेंज है हमारे सबके सामने, वो बहुत सीरियस चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि पिछले 8-8.5 साल में जो परिदृश्य बना है वो बहुत ही भयानक परिदृश्य बना है, जिसकी पहले कभी किसी डेमोक्रेट ने कल्पना नहीं की थी। इस परिदृश्य की धुरी है षड्यंत्र और सिर्फ षड्यंत्र। आज लोकतंत्र अगर किसी चीज से सबसे अधिक प्रभावित है और लोकतांत्रिक ताकतें और जनता किसी चीज से प्रभावित है तो वो है सिर्फ षड्यंत्र और षड्यंत्र और सिर्फ षड्यंत्र। सरकार में बैठे लोग नीति बनाते समय नीति नहीं बनाते,
वो पहले प्लान करते हैं, अच्छा ये इस आदमी को ठीक करना है, तो वो पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे उसका कि कैसे इस आदमी को ठीक करना है, और फिर उसके हिसाब से वो काम शुरू होगा। डेमोक्रेसी में षड्यंत्र पहले यदा कदा होते थे, लेकिन अभी क्या है कि वो मेन स्ट्रीम फंक्शनिंग का हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट की का। षड्यंत्र के बिना न तो कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, न किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसके कोई एक्शन इंप्लीमेंट होते हैं। आप षड्यंत्रों के बारे में जितनी अवेयरनेस पैदा करेंगे, जितना रियल टाइम में इंटरवीन करेंगे, वे उतने ही जल्दी बेनकाब होंगे। हम होता क्या है, हम विश्वास करने लगते हैं कि यार इन्हें पुलिस पकड़ के ले गई, जरूर इन्होंने कुछ अपराध किया हो। आप तय मान लीजिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दी कि ये जो राष्ट्रद्रोह में जो 13,500 से अधिक लोग जो जेल में बंद दिए हैं, इनको तत्काल छोड़ा जाना चाहिए, और वो पुराना कानून है, ब्रिटिश कानून, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे बंद किए गए वो लोग? सिर्फ षड्यंत्र के जरिए। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। जो नई जो चुनौती है, जो कि पहले डेमोक्रेसी में कभी नहीं आई, 2014 के बाद में वो एकदम नया फिनोमेना है। वो फिनोमेना यह है कि अब हर चीज पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसके बाद उसे कैरी आउट किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताऊं। मैं रियल टाइम में खूब लिखता हूं। मैं फेसबुक पे बहुत मस्ती से लिखता हूं और बहुत एग्रेसिवली लिखता हूं मैं। तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने, जो कि पीएमओ में नौकरी करता है, उसने मुझे रात को फ़ोन किया, बोले कि यार तुम यार लिखना बंद कर दो। 2-3 साल हुए थे मोदी को आए हुए, 2-2.5 साल। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि यार कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं तुम्हारे। और रोज़ पोस्ट प्रिंट आउट निकाल के पीएम के सामने रखी जा रही है। तो मैंने कहा कि यार वो तो लिख चुके हैं जो लिखना था। अच्छा, कार तो अपने ओपन है, अपने पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बोले यार मेरा तो बहुत मन खराब है, मैं तो तुमसे क्या कहूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कल देखता हूँ इसके। सुबह हुई तो लोग 10-10:30 बजे तक ऑफिस जाते हैं। मैंने 10:30 बजे मैंने प्यार से फिर एक पोस्ट लगाई कि कल आपने ये डिस्कस किया कि जगदीश्वर जी को कैसे इंतजाम उनका किया जाए। बाकायदा बढ़िया से पोस्ट लगाई मैंने। अब वो जो लोग डिस्कस कर रहे थे वो बोल रहे कि यार बंदे की बड़े हाथ ऊंचे हैं यार, इससे तो साले को पता चल गया। मैं रुकने वाला नहीं था वहां। इटली के एक बहुत बड़े थिंकर हैं उम्बर्तो इको, जिन्होंने एक जमाने में वो कहने के लिए मुसोलिनी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी थे। उन्होंने फासिज्म के ऊपर एक बहुत अच्छा लेख लिखा। उम्बर्तो इको ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो कि हमारी वो छात्र आंदोलन के दौरान शिक्षा हुई, उसी में वो हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा रही है, आज भी प्रैक्टिस का हिस्सा है, कि कभी भी कोई भी चीज जो षड्यंत्र से तैयार की जा रही हो उसे तत्काल एक्सपोज किया जाना चाहिए। हम इंतजार करते रहते हैं, पहले एक्शन होने दो, उसके बाद जवाब देंगे, उसके बाद देखेंगे। जी नहीं, अगर आपको डेमोक्रेसी को बचाना है तो षड्यंत्रों का रियल टाइम में प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए। आप डरिए मत। वो डर नहीं रहे, आप क्यों डर रहे हैं लिखने से? आप क्यों डर रहे हैं लोगों को बताने से? षड्यंत्रों को बेनकाब जितना आप करेंगे, आप तय मानिए सरकार उतनी ही कमजोर बनेगी। हमने षड्यंत्रों के जरिए जो साइड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? भय। लोग डरने लगे, यार लिखोगे तो पुलिस पकड़ने जाएगी। अब मेरा वो दोस्त रात को दूसरे दिन बोला कि यार तुम्हारी तो पोस्ट काम कर गई, वो तो अब बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तू बस खाली बताता रहे, इंतजाम हमारे पास है। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात आपसे? लोकतंत्र के लिए दूसरी चीज है षड्यंत्र से निपटने के लिए कि आपके अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं डरता नहीं हूं। मेरे साथ कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, ना कोई कांग्रेस है, ना मेरे पुलिस पकड़ दे जाए साला जमानती नहीं मिलेगा मुझे, मेरी अवस्था बहुत खराब है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। डेमोक्रेसी को बचाना है और षड्यंत्रों को एक्सपोज करना है तो
पहली शर्त है कि आप एकदम निडर बने। अभी स्थिति ये हो गई है कि एक लाइन लिखने के पहले लोगों के हाथ कांपते हैं कि लिखें कि ना लिखें, लाइक करें कि ना करें। आप सोचिए उसकी कहां अटैक हो रहा है आपके ऊपर। षड्यंत्र रचा जा रहा है लखनऊ में और परेशान है दिल्ली के लोग। षड्यंत्र रचा जा रहा है दिल्ली में गिरफ्तारी के लिए और परेशान है केरल के लोग। षड्यंत्र का जो साइड इफेक्ट है वो है भय और टेरर क्रिएट करना, और भय और टेरर का उत्तर एकमात्र है, आप निडर बनिए और रियल टाइम में इंटरव्यू कीजिए और एक्सपोज कीजिए। जो जानते हैं, जितना जानते हैं, आप उसे एक्सपोज कीजिए। हो सकता है आपकी बात गलत साबित हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल दूसरे तथ्य भी आ जाएंगे, लेकिन लिखा जाना चाहिए। हुआ ये है हमने लिखना बंद कर दिया है। पहले ये कहा जाता था स्त्रियों के संदर्भ में कि स्त्री की पहली जो क्रांति है वो कहाँ होती है? स्त्री की पहली क्रांति तब होती है जब स्त्री बोलती है, और स्त्री की दूसरी क्रांति तब होती है जब वो लिखना सीखती है। अच्छा, मुसीबत यह है कि ये पहले स्त्री के बारे में कही जा रही थी बात, अब मुझे लगता है कि ये इस पूरे समाज के बारे में कही जानी चाहिए कि इस समाज में अगर आपको चेंज लाना है तो आप लिखना सीखें और लिखने की अहमियत को स्वीकार करें। आप ये भूल जाइए आप किस पार्टी के मेंबर हैं, आप निडर होकर लिखिए, आप निडर होकर बोलिए। जिस भाषा में जैसे भी बोल सकते हैं बोलिए। आप अमित शाह से खराब तो नहीं बोल सकते। यहां जितने लोग बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए आप अमित शाह सबसे बुरा स्पीकर है, लेकिन हमारी स्थिति है हम अमित शाह से भी डरने लगे हैं। जो सबसे खराब बोलता है उससे भी डरते हैं। जी नहीं, समाज बदलना है ना, चुनौतियों का सामना करना है, तो बिना बोले और बिना लिखे आप समाज को बदल नहीं सकते। हमने क्या किया कि हमने लिखने और बोलने के काम को तो सस्पेंड कर दिया और जुलूस के काम को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। मैंने कहा कि जुलूस गैर जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो फेज है इसमें आप लिखने की और बोलने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक अन्य चीज जो मैंने नोटिस की वो ये कि बहुत बड़े स्केल पर जिसे लोग कह रहे हैं ना फेक न्यूज बहुत आ रही है। स्वाभाविक है, फेक न्यूज पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन अभी एकदम वो प्लांटेड है। तय करते हैं कि आज इस खबर को इफरात में चला देना है, तो वो इफरात में फेक न्यूज की तरह आ जाती है। आप सोचिए कि फेक न्यूज का स्रोत कहां है। मैं फेक न्यूज के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं देता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि फेक न्यूज सबसे पहले क्यों हमारे यहां इतनी क्लिक करती है, क्यों लोग फेक न्यूज को इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। मैं अपनी पहली वाली बात पर लौट रहा हूं। फेक न्यूज का सबसे बड़ा आधार तैयार किया है धर्म ने, क्योंकि धर्म में सबसे ज्यादा फेक चीजें कम्युनिकेट की गई और वो एटिकेट, संस्कार, आदत का हिस्सा बन गई हैं। इसलिए हमारे यहां फेक न्यूज जल्दी एक्सेप्टेबल होती है। आप फेक न्यूज से लड़ना चाहें, एक तरफ तो वो है कि आप रियल खबर खोजें, उसका टेस्ट करें, रियलिटी में वो सही है गलत है, और दूसरा ये है उसका आइडियोलॉजिकल बेस। जब तक उस आइडियोलॉजिकल बेस को आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप फेक न्यूज से बच नहीं सकते। अब मैं आपको एक फेक न्यूज सुनाता हूं जो मैंने लिखी है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। और ये घटना तब की है, मैं जेएनयू से निकला, बेरोजगार था मैं एक अखबार का दिल्ली में मतलब प्रतिनिधि बन गया, और नया नया अखबार था, वो मोदी ग्रुप का अखबार था, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है। तो अखबार का संपादक मेरे पीछे पड़ा कि देवीलाल का इंटरव्यू लेना है यार। मैंने कहा देवीलाल का इंटरव्यू कैसे लूँ यार, मेरी देवीलाल से कोई परिचय नहीं, बातचीत नहीं, और मैं क्यों इंटरव्यू देंगे वो। तो बोला नहीं, किसी तरह से जुगाड़ करो यार। तो देवीलाल का उन दिनों एक सेक्रेटरी हुआ करता था, वो यहाँ हरियाणा से ही लड़का था, वो हम लोगों के साथ में एसएफआई किया हुआ था। तो मैंने कहा उससे यार कि तू
बोले यार वो तो शाम को अफीम खा लेते हैं तो बात कैसे होगी। तो मैंने कहा ये तो मुझे भी मालूम है, मुझे इंटरव्यू नहीं करना। तो बोले क्या? मैंने कहा कुछ नहीं है, लिफ्ट में जब वो देवीलाल घुसे तो मुझे भी लिफ्ट में घुसेड़ देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो हुआ ये कि मैं हरियाणा भवन के बाहर खड़ा था, संपादक मुझे लेके आया गाड़ी में, तो उसे देखना था कि मैं ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो देवीलाल लिफ्ट में घुसे शाम को 7 बजे करीब, तो मैं भी लिफ्ट में घुस गया। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ लड़के का, बहुत अच्छा लड़का था, कुछ ऐसा ही नाम था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, सेक्रेटरी था उनका उस समय। तो मैंने कहा कि अब मैं लिफ्ट में गया, मैं उसके साथ बैठा, देवीलाल अपने कमरे में सोने चले गए, मैं लिफ्ट में बैठा, लिफ्ट से निकल के कॉफ़ी वॉफ़ी पी, क्योंकि इंटरव्यू तो टाइम तो लगता ही है, तो मैं 30-40 मिनट गुजारने थे, तो मैंने आराम से कॉफ़ी पी, 30-40 मिनट गप की, मैं नीचे उतरा। संपादक ने कहा कि हो गया? मैंने कहा बातचीत हो गई, बढ़िया बातचीत हो गई, और जाके लिखना है। मैं घर गया और मैंने जाके बहुत बढ़िया एक इंटरव्यू देवीलाल का फेक इंटरव्यू लिखा, ये रिकॉर्ड में है मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। 2 बजे जाके मैं अखबार के प्रेस में दे आया, और सुबह वो साहब 8 कॉलम का इंटरव्यू बढ़िया छपा। सुबह देवीलाल ने उठ के देखा और देवीलाल ने कहा कि बड़ी सही बातें लिखी हैं लड़के ने मेरे बारे में, मैंने तो यही सब बातें कही। अब उसने फ़ोन किया सेक्रेटरी ने कि तुम्हें बुलाया, मैंने कहा वो तो तय था। तो मैं गया तो बोले कि अरे भाई तो बड़ा बढ़िया लड़का, बहुत सही लिखा था, यही सब बातें थी मेरी। तो मैंने कहा यही तो मैं घुसा ही लिफ्ट में इसीलिए था आपके साथ में, तो मैंने कहा दिलाने के लिए। अब मेरा संपादक है कि कमाल का इंटरव्यू हुआ, अच्छा वो साला बात ही नहीं हुई वहाँ। 87 क्या करूं? किस पर विश्वास करूं? अपने पर, देवीलाल पर, अखबार के संपादक पर? फेक न्यूज मीडिया का कांस्टेंट फिनोमेना रहा है। मैं पहली चीज जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो आज की बात नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी खबरें, फिल्म इंडस्ट्री का अखबार, स्क्रीन अखबार जो इंडियन एक्सप्रेस छापता रहा है, वो फेक न्यूज का बहुत ही आइडियल न्यूज़पेपर रहा है। फेक न्यूज की स्टारडस्ट आइडियल न्यूज मैगजीन रही है, जो कि सिनेमा की मैगजीन रही है। फेक न्यूज लोकल नहीं, ग्लोबल फिनोमेना रहा है, आज से नहीं, लंबे समय से। एक घटना बता रहा हूं आपको। नामीबिया में रिवॉल्यूशन हुआ, और रिवॉल्यूशन के बाद में साहब वहाँ जूलियस नरेरे राष्ट्रपति बने, और संयोग से मुझे उनसे मिलने का भी मौका मिला जिस समय हमने जेएनयू में उनके बाइकआउट का कॉल दिया था। उन्हें डॉक्टरेट उपाधि दे रहे थे, और कोई घटना हो गई तो हम व्यक्तिगत तौर पर मिले भी थे उनसे, मैं उस समय प्रेसिडेंट था। तो खैर वो एक अलग बात थी, लेकिन बात यह थी कि नामीबिया में उस समय करीब 2500 क्यूबन डॉक्टर जनता की सेवा कर रहे थे। तो अफ्रीका में जो CIA के डिफरेंट स्टेट्स में जो डायरेक्टर काम कर रहे थे, उनको CIA के चीफ ने बुलाया, बोले कि ये क्या हो रहा है, ये अगर ये नामीबिया में क्यूबा के डॉक्टर काम करते रहे तो अफ्रीका से तो हम गायब हो जाएंगे। कल तक एक्शन प्लान तैयार करो कि नामीबिया में कोई भी क्यूबन डॉक्टर के प्रति सहानुभूति न रखे, और वो एक्शन इंप्लीमेंट होना चाहिए। सब बॉस गए, बॉस ने आदेश दे दिया, सब लोग गए घर अपने। उन्होंने सारे अखबार, सारे टेलीविजन, सब को परचेज कर लिया, और 2 दिन बाद से ही अचानक अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी खबरों की बाढ़ आ गई कि फला जगह क्यूबन डॉक्टर ने रेप किया, फला जगह ये किया, फला जगह ये किया, और सेक्सुअल हरासमेंट, उत्पीड़न की और रेप की घटनाओं से सारा मीडिया भर दिया गया। अब पूरे अफ्रीका में, जहां वो नामीबिया में छोटा सा देश, जहां के क्यूबन डॉक्टर जो सेवा कर रहे थे, अब उनकी हालत खराब। और यहां तक कि कुछ दिन बाद ये भी होने लगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग भी अखबारों में आने लगी, फला जगह डॉक्टर पर केस चल रहा है। अच्छा, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, वो सब अखबारों में आ रहा है। जब इतना विस्फोट हुआ तो लोगों ने फिडेल कास्ट्रो की नॉलेज में ये चीज़ लाई। तो फिडेल कास्ट्रो के UN एनुअल सम्मेलन होता है, उसमें भाषण देने जाते थे।
तो उन्होंने कहा कि मैं अनुरोध करूंगा कि यूनाइटेड नेशन एक इंक्वायरी कमीशन फिक्स कर, और वो इंक्वायरी कमीशन नामीबिया जाके देखे कि ये जो खबरें छप रही हैं सही हैं या गलत हैं, और वो रिपोर्ट यहां दी जाए। अब साहब इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। इंक्वायरी कमीशन ने सारी रिपोर्ट्स की, जाके तहकीकात की, मालूम पड़ा कि वहां किसी डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं था, सारी फेक न्यूज थी, नीचे कुछ हो ही नहीं रहा। सारा टेलीविजन और सारा अखबार भर दिया उन्होंने कि क्यूबन डॉक्टर रेपिस्ट हैं। फेक न्यूज इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है, आप जान लीजिए, और वह इंडस्ट्री और कोई नहीं, सिर्फ CIA चलाता है। ये बात मैं नारे के आधार पर, कल्पना के आधार पर नहीं कर रहा हूं, मैंने रिसर्च किया, मैं 35 साल रिसर्च किया इस माध्यम पर। जिस फेसबुक में हम लोग लिखते हैं, उस फेसबुक का बाकायदा ऑफिशियल एग्रीमेंट है CIA के साथ। जिस यूट्यूब में आप लोग जाते हैं, अपने, मैं भी जाता हूं, मैं भी अपने भाषण डाउनलोड करता हूं, अपलोड करता हूं, उसका भी एग्रीमेंट है CIA के साथ। किस बात के लिए? आप न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट के पिछले 8 महीने के आप अखबार उठा के देखिए, आप इंटरनेट पर जाइए। फेक न्यूज को प्रोपेगेट करने में सबसे अधिक भूमिका किसकी है? जो मल्टीनेशनल मीडिया कंपनियां हैं, वे मास्टर हैं इस मामले में। बस उन्हें एक बार बता दो कि हिंदुस्तान के लोगों की मूछ नहीं होती, आप तय मान लीजिए पूरे विश्व को कन्विंस कर देंगे साला मूछ नहीं होती इनके। तो जैसे मैंने देवीलाल का इंटरव्यू लिखा था, फेक न्यूज को या न्यूज को, यह मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है। हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लिखे पर विश्वास करते हैं लोग। पहली चीज और आखिरी चीज, आप लिखे पर विश्वास मत कीजिए। मैंने भी लिखा है तो उस पर भी विश्वास मत कीजिए। आप समाज को बदलना चाहते हैं ना, तो समाज को बदलने की पहली शर्त है वो ये कि हर चीज पर संदेह करो, जो महात्मा बुद्ध कहते थे। तुम अगर हर चीज पर संदेह नहीं कर सकते तो इस समाज को बदल नहीं सकते। हमने क्या किया कि कागज पे लिखा है, अखबार में छपा है, किताब में छपा है, संविधान की प्रोसीडिंग्स में लिखा है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। नहीं, सिर्फ वही चीज विश्वास करो जो आंखों से दिखाई देती हो। लोकतंत्र का विकल्प फेक न्यूज नहीं है। लोकतंत्र का विकल्प डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन या कॉन्स्पिरेसी को आप रियलिटी में जाकर परखें, यथार्थ की कसौटी पर परखें कि ये कहा गया कि ये आदमी देशद्रोही है, पता करो, उसके यहां जाओ। हम पता ही नहीं करते। जो लड़के लड़कियां बंद कर दिए गए, हमें पता ही नहीं क्या उन्होंने कभी जीवन में चुहिया भी मारी? कभी नहीं मारी। वो देशद्रोही हैं। लोकतंत्र को बचाने का विकल्प किससे निकलेगा? सिर्फ एक चीज से, सिर्फ एक चीज से। आप हर चीज पर संदेह करना सीखें और हर चीज को यथार्थ की कसौटी पर कसें। मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, यह किससे तय होगा? मेरे अच्छे भाषण से? बिल्कुल नहीं, एकदम मत मानिए। सबसे पहली शर्त यह है कि आप असहमत होकर जाइए। मैं कह रहा हूं देश बहुत खुशहाल है, फाइन, आप बाजार में जाइए, खाली 10 दुकानदारों से सर्वे कीजिए कि पिछले 2 साल में उनके बैंक में जमा पैसा घटा है या बढ़ा है। पता चल जाएगा मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो हुआ यह है कि हमने यथार्थ को देखना बंद कर दिया है और हम लिखे पर विश्वास करने लगे, जो दिखाया जा रहा है उस पर विश्वास करने लगे, जो बोला जा रहा है उस पर विश्वास करने लगे, और इसने लोकतंत्र को सबसे अधिक क्षतिग्रस्त किया है। मेरा ये अंतिम निवेदन है आपसे कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई सांचे में ढली हुई चीज नहीं है।
लोकतंत्र की जो जैसे मिट्टी, पत्थर, जो भी कच्चा माल है वो इसी देश से आता है। अगर इस देश में कास्ट है तो कास्ट आएगी डेमोक्रेसी में, इस देश में क्लास है तो क्लास आएगा। डेमोक्रेसी को परखने का तरीका ये नहीं है कि हम कास्ट के आधार पर देखें, क्लास के आधार पर देखें। डेमोक्रेसी को परखने का तरीका यह है जीवन के यथार्थ के आधार पर देखें। सिर्फ आप लोगों के बीच में जाइए, और जो अभी आप कर रहे हैं ना, संस्कृत की एक कहावत है, बोल के खत्म कर रहा हूं, बादे बादे जायते तत्वबोधा। हमें अधिक से अधिक एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। संवाद से ही जो है वो तत्वबोध की सृष्टि होती है। और हमने अब क्या किया है, हमने तो बात करनी बंद कर दी है। डेमोक्रेसी बचेगी इससे नहीं। संवाद करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद इस ऊर्जावान और विचार उत्तेजक और अनुभवों से लबरेज भाषण के लिए। आपने अपने विशाल अनुभवों को कुछ समय में समेटा है और बड़े ही दिलचस्प और मौलिक ढंग से ये हमारे सभी श्रोता जो बौद्धिक बुद्धिमान चिंतनशील श्रोता हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि बड़े जीवंत ढंग से डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी है। अब दूसरा दौर शुरू होता है इस व्याख्यान का। वो है कि आपके मन में ज़रूर प्रश्न पैदा हुए होंगे निश्चित रूप से, और आप उन प्रश्नों को फॉर्मुलेट कीजिए अपने माइंड में, दिमाग में उनका संयोजन कीजिए और उनको अपने शब्दों में किस तरह से कहना है थोड़ा सोच लीजिए। और मेरा ये निवेदन रहेगा सभी वक्ताओं से कि वो टिप्पणी में विस्तार में ना जाएं, अपने प्रश्नों को बिल्ड करके प्रश्नों की ही आप करेंगे तो हम डॉक्टर साहब के यहाँ होने का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इस व्याख्यान का ज़्यादा हमारा असर हमारे उसमें रहेगा। तो जो भी प्रश्न करना है यानी उसके साथ व्याख्या ज़्यादा ना हो और ना ही औपचारिक संबोधन हो। निवेदन मैं अध्यक्ष मंडल की ओर से ही ये आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि पहले डिस्कस हुआ था कि भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो और संक्षेप में हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। तो मैं डॉक्टर अशोक चौहान जी जो अर्थशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आएँ। नेक्स्ट मेरे को नाम दे दें ताकि मैं अपना ये। थैंक यू रविंदर। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर चतुर्वेदी और सभी लोगों, मैं अपनी बात रखता हूँ। एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस पहले उसमें डेलीगेट्स तो 16 देशों से आए, लेकिन कई डेलीगेट ऐसे थे जो एक ही 2-3 देशों को प्रतिनिधित्व कर रहा था। एक ऐसे भी डेलीगेट थे जो 33 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मैंने सोचा कहीं पिछले हफ्ते शायद लेक्चर हो गया है चतुर्वेदी सर का, तो मैंने कहा मिस हो गया और काम खराब हो गया। मैं अपना घर आके फिर से आराम के मूड में लेट गया, लेकिन देखा फिर कुंडू सर का फोन आया हुआ था। प्रोफेसर चतुर्वेदी को सुनने के लिए इस प्रकार का टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, तब मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि जब कभी आमने सामने आएंगे तो सुनूंगा। तो एक दफ़ा ऐसा भी हुआ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी आप आए सर, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।